होता है तो हम ऐसा महसूस करते हैं हृदय से जैसे कि ये जो अंग्रेजी में बात कर रहा है यह व्यक्ति हिंदी में बात करने वाले की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक विद्वान हमें प्रतीत होता है। हमें यदि अपनी भाषा पर ही गर्व नहीं होगा, हमें यदि अपनी जो हमारी विरासत है उस पर ही गर्व नहीं होगा, जिस भी राष्ट्र के निवासियों को अपने आप पर, अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता, वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और इसके अलावा हमारी एक इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इस देश का आप कह सकते हैं कि देश की पहचान है, वह है इसकी विविधता। और सदियों से इसी विविधता में हमने एकता बनाए रखी है। जब यह विविधता में एकता की चीज हमारी ब्रेक हुई तो हम गुलाम बन गए। और आगे भी अगर हमें भारत को 2047 तक विकसित देश के रूप में देखना है तो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको, उसके साथ में यूनिटी को बनाए रखना होगा और उसको एंश्योर करना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण चीज जो जिसको प्रण के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो हम सब लें, और वह महत्वपूर्ण चीज है नागरिक कर्तव्यों का पालन। हम सभी अपने अधिकारों के लिए तो बहुत सजग रहते हैं, किंतु अपने कर्तव्यों का पालन कितनी गंभीरता से करते हैं यह सोचने की बात है। और हम सभी को हमारे जो कर्तव्य हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक के रूप में, वे हम सभी को पालन करना चाहिए। और इन 5 प्रणों को अगर भारत का प्रत्येक नागरिक लेता है तो निश्चित तौर पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हम लोग बात विकसित राष्ट्र की कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र, विकसित देश, हमें विकसित होना है। ये विकसित देश कहते किसको हैं, क्या होते हैं विकसित देश? यहां पर मैंने कुछ 3-4 पैमाने लिखे हैं। जैसे कि विकसित देश जो होता है वह, वहां पर उद्योग धंधे, वहां पर औद्योगिकरण पूरी तरह से हो चुका होता है, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन उस देश का अच्छे स्तर पर हो चुका होता है। उस देश में जो जीवन के जीने का तरीका है वह का बहुत उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, तभी हम उसको विकसित देश कह सकते हैं। उच्च गुणवत्ता का जीवन का क्या मतलब है? उच्च गुणवत्ता का जीवन का मतलब यह है कि जहां पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हों, जहां पर शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हों, जहां पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो, और उस देश की इकोनॉमी, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो वर्तमान में जो अपडेटेड वह तकनीकी अवसंरचना, वह उस देश में यदि उपस्थित है, तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो यदि किसी देश के पास होती हैं तो उसे हम विकसित देश कह सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई, ये सारी की सारी चीजें, इनको नापना बड़ा मुश्किल है। इनको जिसको आप कह सकते हैं कि किस तरीके से इनको मेजर करें, यह बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए विश्व में कई अलग अलग तरह के मानक चलते हैं जिसके आधार पर हम किसी देश को विकासशील या विकसित कहते हैं। कोई भी मानक, लेकिन इनमें से ना तो स्थापित मानक है और ना सर्वमान्य मानक है। अर्थात यूनाइटेड नेशंस किसी को कहता है, कोई कंट्री किसी को कहता है, अर्थशास्त्री किसी मानक को कहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये सामने आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यदि ये 4 इंश्योर कर लेता है कोई कंट्री, तो निश्चित तौर पर निर्विवादित रूप से वह देश विकसित देश की श्रेणी में आ ही जाएगा। So sorry to interrupt, your screen is not visible now. स्क्रीन नहीं दिख रही है? No. ये तो इसमें बता रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अभी दिख रहा है? क्या दिख रहा है? The window on which you are seeing, the Google Meet screen is visible.
ओके 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 ओके। Just tap the PPT screen. Yes, sir. This one. Yeah, now it's visible. ये वाले पंच प्रण वाली स्क्रीन दिखी थी आयुष जी? It's visible now. Yeah. Hello? हाँ 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 हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि ये वाली स्क्रीन, ये वाली जो विकसित देश किसको कहते हैं, ये वाली स्क्रीन दिखी थी? नहीं सर, ये नहीं दिखी, अब दिखी। अब दिख रही है। अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, अभी मैंने स्क्रीन चेंज की है, चेंज करने के बाद अब स्क्रीन चेंज हुई क्या? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हमने बात की कि किस देश को हम विकसित देश कह सकते हैं। तो ये चार जो तत्व हैं यदि किसी देश में उपस्थित हैं तो वो निश्चित तौर पर विकसित देश होगा। तकनीकी वजह से या कोई मानक उसकी वजह से किसी देश को विकसित या विकासशील नहीं कह सकते। इसका उदाहरण यह है कि एक मानक यह है कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो वह देश विकसित देश होगा, और बाकी जिनकी एक सर्टेन लेवल से नीचे वह देश विकासशील होगा। तो अब अगर इस मानक को लगाएं तो चाइना एक विकासशील देश है और यूक्रेन एक विकसित देश है। तो इसलिए कोई एक इस तरह का मानक जो है सभी देशों पे फिट नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो अभी निश्चित तौर पे विकासशील देशों की श्रेणी में ही है और हम इसे स्वीकार करते हैं। हमें बनना है विकसित देश, उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे, और क्या कार्य करेंगे और कैसे हम इसको हासिल करेंगे, आइए उस दिशा में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, यह संकल्प हमने लिया और यह कालखंड, यह टाइम पीरियड, इसको हम बोल रहे हैं अमृत काल। तो ये अमृत काल क्यों बोल रहे हैं और ये कालखंड 2047 ही क्यों? क्योंकि 1947 में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी और 2047 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के 100 वर्ष पूरे होंगे। अभी जो समय चल रहा है, यह समय चल रहा है जो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, और अंतिम यदि 4 हिस्सों में विभाजित करें स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अगले 100 वर्षों को, तो जो अंतिम 25 वर्ष का समय है वह यह इस समय पर चल रहा है, और इसे ही हमने अमृत काल बोला है। अमृत काल का महत्व क्या है, इसको अगर हम समझें तो जरा सोचिए कि आज के ठीक 100 वर्ष पूर्व अर्थात 20वीं शताब्दी के लगभग तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पूरे भारत में एकीकरण की भावना बहुत प्रबल तौर पर भारतवासियों में आई, और हर एक भारतवासी, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में था, चाहे वह किसान था, वह एक अभीष्ट की तरफ, वह एक उद्देश्य की तरफ आंदोलित हो उठा, चाहे वह शिक्षक था, चाहे वह छात्र था, चाहे वह पत्रकार था, अखबार में लिखता था, चाहे वह कवि था, कविता करता था। तो हर एक क्षेत्र से लोगों के मन में एक संकल्प लोगों ने लिया आज के ठीक 100 वर्ष पहले 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, और उस संकल्प की पूर्ति, उसका जो संकल्प जो जिस वजह से लिया गया था या जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लिया गया था, वह संकल्प 1947 में पूरा हुआ। आज वही समय आ गया है, आज संकल्प हमने लिया है और 2047 में हम एक विकसित देश के रूप में समूचे विश्व के सामने उपस्थित होंगे, ऐसा हम सभी नागरिकों का मानना है, और हम सभी इसमें मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि यह विचार यानी कि आइडिया, इसकी शुरुआत भी आई से होती है, इंडिया की शुरुआत भी आई से होती है, और आई का मतलब मैं। तो मैं जहां कहीं पर भी हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, मैं उसी क्षेत्र में भारत कैसे विकसित हो, उसमें अपना क्या योगदान दे सकता हूं, इस बारे में सोचूं और कार्य करूं। क्योंकि हमें विकसित करने के लिए बाहर से कोई एलियंस नहीं आने वाले हैं। हमें विकसित अगर होना है तो हम सबको मिलकर, जैसे आजादी की लड़ाई में हम सबने पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही इस संकल्प को पूरा करना है हम सबको मिलकर। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से, पूरे देश के सारे निवासियों से। और निश्चित तौर पर एक बात तो हम कह ही सकते हैं
कि यदि हम संकल्प लेते हैं तो उससे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब जरा समझ लेते हैं कि अभी हम हैं कहां पर, क्या कहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं। तो विश्व में मुझे लगता है कि जितने भी देश हैं उनकी संख्या 150 के से ऊपर ही है, और हम उनमें पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक इसमें लगा कंपैरिजन दे रखा है, तो आपको दिख रहा है वो, या कोई हाँ ना करके बोल दे। आज हम यस सर, इट्स विजिबल सर। दिख रही है? यस सर, यस सर। ओके, सो अभी हम लोग हैं 5वें स्थान पर, और देखिए ध्यान से कि हमारे पास अभी जो हमारी जीडीपी है वो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की 4.2, जापान की 4.4, और चाइना की 17.7, यूनाइटेड स्टेट्स की यानी अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, जो कि शायद इस पिक्चर में क्लियर नहीं दी गई है या इस पिक्चर में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में कि हमारी अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, और हम जो हमारी जो विकास दर है, हमसे ऊपर जो चारों देश हैं, इन चारों देशों की तुलना में हमारी विकास दर इन चारों देशों की तुलना में अधिक है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, और इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है पूरे विश्व को है या भारत के किसी भी व्यक्ति को है। हमने बहुत सारा काम आजादी के बाद से लेके अब तक किया है, और वही कारण है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि हम बहुत तेजी से उभर कर आगे आ रहे हैं। और विशेष तौर पर जो युवा इस वेबिनार को सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि यह अमृतकाल लाभ उठाने के लिए है, और जब आपकी आयु 40 वर्ष के आसपास होगी तो मुझे लगता है कि उस समय आप विकसित भारत के तरफ कम से कम उसके मेन गेट तक तो पहुंच ही चुके होंगे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होने वाला है। सबसे बड़ी शक्ति भारत का युवा है, और उसी वजह से इतना बड़ा संकल्प यह देश ले पा रहा है। तो हमने क्या क्या हासिल कर लिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 1951 में देखिए साक्षरता की दर हमारी 18.3% थी। आज साक्षरता की दर 2022 की अगर हम बात करें तो 78% हो गई है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो पॉइंटर मेरा दिख रहा होगा, इसमें ग्राफ पे ब्लू कलर के बार और मैरून कलर के बार्स आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2020 में, यानी जितने बच्चे 12th क्लास को पास करते हैं, जितने बच्चे 12th क्लास को पास करते हैं, वे हायर एजुकेशन में कितने परसेंट एडमिशन लेते हैं, तो वह है 63.7%, यानी EER, एलिजिबल एनरोलमेंट रेशियो, वो भारत का 2020 में 63.7% है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माने 18 से 23-24 वर्ष की आयु के जितने युवा हैं, उनमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, उच्च शिक्षा में आते हैं। और यह जो एनरोलमेंट रेशियो है, यह 50%, यानी जो ये 26% आपको दिख रहा है, नई शिक्षा नीति इसको एम कर रही है कि वे 50% तक इसमें पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। हम जहां जहां तक पहुंचे हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है, और उसके बारे में एक बार नजर डालते हैं कि लगभग 100% गांवों तक बिजली की आपूर्ति की जा रही है, अर्थात बिजली पहुंच चुकी है।
यह एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं अचीवमेंट है इस देश का। न केवल सरकार पर, सरकारी नौकरियों पर हमारा युवा अब पूरी तरह से आश्रित नहीं है, क्योंकि यह देश स्टार्टअप्स के मामले में भी दुनिया के पहले 2-3 देशों में है। और जिस समय मैंने ये डेटा लिया, उस समय 99,380 स्टार्टअप्स भारत में रजिस्टर थे, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 1 लाख को क्रॉस कर चुकी होगी। तो ऐसा देश जहां पर स्वावलंबन से रोजगार, इस पर फोकस किया जा रहा है, और इस पर फोकस करने की वजह से केवल सरकारी नौकरियां या और तरह की नौकरियां ही नहीं, बल्कि इस देश के विकास को गति देने के लिए स्टार्टअप्स भी अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारा देश विश्व का चौथा देश बन गया है जो नवीनीकृत ऊर्जा की संस्थापना के क्षेत्र में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनके एस्टेब्लिशमेंट्स के मामले में भारत वर्ल्ड का 4th कंट्री है टॉप पर। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो हु हैज रीच्ड द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का भारत पहला देश है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में, इन द वेरी फर्स्ट एफर्ट, मंगल की कक्षा तक पहुंचा। हमारे देश में 1947 की अगर हम लोग बात करें, यानी जब हम लोग आजाद हुए थे, उस समय औसत आयु 40 वर्ष की थी, और कितना काम हुआ होगा इस दिशा में कि 2022 में यह औसत आयु बढ़ करके 70 वर्ष, 40 वर्ष, यानी एक देश का जो नागरिक है वह औसतन 40 वर्ष की उम्र में 1947 में मर जाता था। आज औसत आयु 70 वर्ष की है। बहुत बड़ी उपलब्धि यह इस देश ने हासिल की है, और आगे चल के मुझे लग रहा है कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसके बढ़ने से भी इस देश की के विकसित होने में मदद मिलेगी, क्योंकि मानव संसाधन की उपलब्धता निश्चित तौर पर यहाँ विश्व के अन्य देशों के तुलना में काफी अधिक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कौन से सेक्टर्स हम लोगों को आगे ले जाएंगे, तो सारे ही सेक्टर्स में हमें अच्छा करना होगा। और जो एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसको कि हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अभी भारत ने कुछ विशेष एरियाज पर फोकस किया, और उनमें से एक है सेमीकंडक्टर। जितने लोग भी इंजीनियर हैं वो अगर सुन रहे हैं तो वो समझ पा रहे होंगे सेमीकंडक्टर कितनी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो बिना सेमीकंडक्टर के चल नहीं सकते, बन नहीं सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। और भारत में सेमीकंडक्टर की सुई तक बनाना अभी कुछ वर्षों तक, सुई की नोक के बराबर की चिप बनाना भी कुछ वर्षों तक अभी संभव नहीं था। आज जो सरकार ने इसमें एक सेमीकंडक्टर मिशन अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया, और इसमें 76,000 करोड़ का निवेश किया जाना है, और यह जो है भारत के विभिन्न अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। इससे जो सेमीकंडक्टर के आयात पर आने वाला खर्च है वह खर्च कम होगा, पहली बात। और जब हम इसका निर्यात करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे बनने वाले जो उपकरण होंगे उनके निर्यात करने से आर्थिक समृद्धि की निश्चित तौर से वृद्धि उसमें होनी ही है। अगर हम बात करें हमारे स्पेस इसरो की, जो कि स्पेस की फील्ड में काम करता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, मंगल वाली और चंद्रमा वाली। इसके अलावा एक दिन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड, आप समझ सकते हैं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक दिन में 104 सैटेलाइट लॉन्च की इसरो ने, और नियरली लगभग 6 स्पेसक्राफ्ट हर वर्ष औसतन भेजे जाने का लक्ष्य भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा 397 विदेशी सैटेलाइट्स को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है।
स्पेस रिसर्च की फील्ड में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्पेस की फील्ड में एक इन स्पेस करके एक अलग से संस्था बनाई गई है। स्पेस के क्षेत्र में विदेशी मुद्रा भारत में आए, इसके लिए इसरो से सेपरेट भी एक कुछ कार्यदल बनाया गया है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी जो समृद्ध विरासत है, हमारे जो दास्ता के निशान हैं, उनको हमें दास्ता के निशानों को मिटाना है और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। उसको गौरवमयी तरीके से हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा में ढेर सारे जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको उनकी रिवाइटलाइजिंग का कार्य देश में बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि हम अगर आप देखें तो 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन वो इस समय भारत में है। उसके अलावा जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो केवल और केवल 5% हम करते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि पूरी दुनिया जो इस बात को के लिए पूर्व के देश या एशियन देशों पर दोषारोपण करती रहती है कि ये देश कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका हमें भरपूर विरोध करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ये चाह रही है कि हम अपना कार्बन एमिशन बहुत तेजी से घटा दें। बहुत तेजी से कार्बन एमिशन घटाने का मतलब होता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया का धीमा हो जाना। हम अभी भी जो पूरी दुनिया में यानी वैश्विक स्तर पर जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, यदि पर कैपिटा आप उसको निकालते हैं तो आप ये पाते हैं कि अभी भी पश्चिमी देश ही कार्बन का सबसे अधिक एमिशन कर रहे हैं, और पूर्वी देश विशेष तौर पर भारत तो कार्बन एमिशन के मामले में, कार्बन एमिशन पर कैपिटा के मामले में बहुत बहुत नीचे आता है। लेकिन इसको हम और कम करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें भी यह कहा है कि इसको हम 2030 तक काफी हद तक घटा देंगे। एग्जैक्टली कितना प्रतिशत घटाने का है वो तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें काफी कमी की जानी चाहिए, और इसका वादा विश्व के साथ में हमारा है, क्योंकि हम एक हरा भरा विश्व और प्रदूषण रहित विश्व बनाने में यकीन रखते हैं। और वैसे भी जो प्रकृति है उसके संरक्षण में ऐतिहासिक तौर पर यह तथ्य प्रमाणित है कि भारत सबसे आगे रहा है। भारत में वृक्षों की, भारत में नदियों की, भारत में धरती की हम पूजा करते हैं, भारत में पशुओं की हम पूजा करते हैं, तो इसमें भारत का योगदान सबसे आगे रहने वाला है, अभी भी है, और 2047 तक इसमें और अधिक भागीदारी भारत की होगी। ये mygov.in करके वेबसाइट है और नीति आयोग की भी वेबसाइट है। वहां से आपको भारत ने क्या क्या प्रगति कर ली है इस बारे में बहुत विस्तार से, कहां तक हम पहुंच गए हैं, ये सारे आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने mygov से ही ये लिया है, आप ऊपर देख सकते हैं, तो आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत ढेर सारी जानकारियां उसमें हैं। उससे निश्चित तौर पर जो हमारे युवा हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम इतना आगे यदि आ चुके हैं तो अब बहुत दूर नहीं है। एक कहावत है, अब दिल्ली दूर नहीं, तो वास्तव में अब जो विकसित देश बनने का हमारा सपना है वो अब बहुत दूर नहीं है। इस इन्फोग्राफिक्स में देखिए ढेर सारे हमारी अचीवमेंट्स के बारे में दिखाया गया है, और 7.8 करोड़ फास्टैग इशूड, 5G सर्विसेज का फास्टेस्ट रोल आउट जो है वो हुआ है 5G सर्विसेज का, और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगेंगी। मेट्रो कनेक्टिविटी 2014 में केवल 4 शहरों में थी, आज 20 शहरों तक ये मेट्रो कनेक्टिविटी फैल चुकी है। मेरठ के जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए जो एक रैपिड मेट्रो चलने वाली है वो तो इंडिया में सर्वप्रथम इसका सौभाग्य मेरठ को प्राप्त हुआ है। भारत में 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, अब लगभग डबल दोगुने हवाई अड्डे स्थापित हो चुके हैं। तो विकास बहुत हुआ है, बहुत आगे हमें इसमें अभी करने की भी आवश्यकता है।
लेकिन हम बहुत आगे आए हैं और पूरा विश्व में हमारी धमक बहुत व्यापक तौर पर हमारी उपस्थिति को स्वीकारा जाने लगा है। जियोपॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी से क्या है, दुनिया हमारी बात किस तरह से देखती है, किस तरह से सुनती है, वह जो है उसमें हमारी स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल की अगर कुछ घटनाएं मैंने यहाँ पे स्मृति के आधार पर कुछ घटनाओं को नोट किया है, उससे हम सबको यह जानकारी हो जाएगी कि भारत का दबदबा, भारत का दखल, भारत की जो से है वो विश्व में किस तरीके से बढ़ा है। एक इसमें आपको उदाहरण मैं देता हूं, गणतंत्र दिवस में, माफ कीजिएगा इसमें मुख्य अतिथि लिख गया है, मुख्य अतिथि के लिए आधिकारिक तौर पर जब कोई बयान नहीं आया था उस समय भी किसी राजनयिक ने, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने ऐसा बताया कि भारत में ने निमंत्रित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इंडिया में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने गणतंत्र दिवस पर। भारत से कोई आधिकारिक सूचना उन तक नहीं गई थी, लेकिन संभव है कि ऐसा कोई वर्बल कम्युनिकेशन हुआ हो और इसके पहले कि कोई आधिकारिक लेटर या सूचना जाती, क्योंकि निश्चित तौर पर हम सभी इतने समझदार हैं, इतना जानते हैं कि केवल वर्बल कम्युनिकेशन के तौर पर कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से नहीं आता और उसके लिए बाकायदा राजनयिक तौर पर बहुत फॉर्मल जो है वो इंफॉर्मेशन जाती है, वहां से फॉर्मल एक्सेप्टेंस आता है और तब कोई देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाके चीफ गेस्ट या उसका एक्सेप्टेंस देता है आतिथ्य का। लेकिन ये वर्बल तौर पर जब हुआ तो डेफिनेटली ऐसा विचार तो रहा होगा कि फॉर्मल लेवल पर भी किया जाता। इसी बीच में दुर्भाग्य से एक घटना अगर आपको याद हो तो एक भारतीय आतंकवादी अमेरिका में शायद उसको कोई मारने की साजिश का कुछ खुलासा वगैरह ऐसा बताया गया कि हुआ और उसके बाद अमेरिका ने थोड़ी अपनी आंखें तरेरी और भारत को थोड़ा उसमें धमकाने का प्रयास किया और इसके बाद आधिकारिक तौर पर तो ना मैं कुछ कह सकता हूं ना मेरी जानकारी है, लेकिन जैसा पत्र पत्रिकाओं में या और चैनल्स के माध्यम से पता चलता है वह यह पता चलता है कि फिर उसके बाद मजबूरी में उन्होंने, अमेरिका के किसी राजनयिक ने यह बोला कि राष्ट्रपति बाइडेन भारत नहीं आ रहे हैं। भारत से कभी राष्ट्रपति बाइडेन को न्योता ही नहीं दिया गया आधिकारिक तौर पर, तो यह बताने का कोई मतलब नहीं है कि जो बाइडेन भारत नहीं आ रहा है। जब हमने न्योता ही नहीं दिया तो आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इसका कोई इसको पब्लिकली बताने का कोई मीनिंग नहीं है। और यदि आप देखें तो वास्तविक स्थिति में हुआ क्या होगा कि जब पन्नू के मामले में भारत सरकार को किसी तरीके से अमेरिका से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं समझ में आया तो शायद भारत ने इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता कि विश्व के सबसे पावरफुल आदमी को यदि वर्बल न्योता पहुंचा था तो उसके बाद कोई फॉर्मल न्योता ना दे करके यह जता दिया कि भारत अब वह भारत नहीं है जिसको आप आंख दिखा सकते हैं। यह देश अब बदल चुका है, यह देश अब आगे और तेजी से बदलने वाला है। और यह खबर की गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि खबर आ गई कि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। तो आप देखिए, पहले हम वीटो पावर वाले केवल एक ही देश के भरोसे रहते थे और आज वीटो पावर वाले दो देश भारत के साथ में बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। यह हमारी जियोपॉलिटिक्स में हमारी स्थिति बताने के लिए यह केवल एक छोटी सी घटना बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप नजर रखते होंगे अपने आसपास तो आपने देखा होगा, रोज खबरों में आता है कि कुछ अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान में एक विशेष किसी व्यक्ति को मारे गए और अंदेशा है कि वह व्यक्ति कोई आतंकवादी था। ऐसे अननोन बंदूकधारी पूरे विश्व भर में ढूंढ ढूंढ के भारत के शत्रु आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं।
अब पता नहीं ये अज्ञात बंदूकधारियों को कहां से प्रेरणा मिलती है, या किस वजह से ये भारत की मदद करने में लगे हुए हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पूरे विश्व को इससे भी भारत की ताकत के बारे में अंदाजा मिल जाता है या मिल गया है। इसके अलावा अभी तक पूरा सारा का सारा व्यापार उसमें अमेरिका का के मुद्रा जो डॉलर है उसका ही प्रचलन था। अभी यह स्थिति बदल रही है। भारत अब रुपए में व्यापार करने लगा है बहुत सारे देशों के साथ। इसके बारे में विस्तार से आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रशिया से तो हमने रुपए में तेल खरीदा ही, मेरे ख्याल से इसके अलावा आज ही के पेपर में है, शायद दुबई से भी हम फाइनल हो गई है डील, रुपए में तेल खरीद रहे हैं। और अभी केन्या या किसी एक और देश को के साथ में भी रुपए में कुछ गेहूं का कुछ आदान प्रदान या ऐसा कुछ हुआ है। तो अब हम डॉलर से में व्यापार नहीं कर रहे, रुपए में व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी मुद्रा की वैल्यू, हमारी मुद्रा के बारे में जो जिसको बोलते हैं विश्वसनीयता, वह पूरे विश्व में बढ़ रही है। क्योंकि जिस मुद्रा पर विश्वसनीयता नहीं होती वह मुद्रा में उस मुद्रा में व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी मुद्रा पर विश्वसनीयता निश्चित तौर पर बढ़ रही है और इस वजह से हम रुपए में व्यापार कर पा रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में आगे आने वाला समय बहुत बेहतर आने वाला है। चीजें पूरी की तरह से बदल चुकी हैं। भारत बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। इसलिए पूरे विश्व की कंपनियां भारत में आकर निवेश करना उन्होंने प्रारंभ किया है। जिनसे गलती हो गई थी या जो इसको भांपने में असफल हो गए थे, जैसे कि टेस्ला ने भारत आने में बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहे थे और ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया। आज भारत की जो इन हाउस हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं ईवी बनाने वाली, वो सब इतना आगे निकल गई हैं कि अब टेस्ला ने इन सब चीजों को जब देखा और भारत में ईवी के बिजनेस के परिमाण को देखा, तो अब वो भारत में अब मेरे ख्याल से शायद आने के लिए राजी है और आ रही है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको समझनी पड़ेगी कि चाइना ऐसा देश जो हमेशा से भारत का शत्रु देश रहा है, उसने पाक अधिकृत कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि अभी तक वो उसे पाकिस्तान मानता रहा है, अभी पहली बार आधिकारिक तौर पर उसे पाक अधिकृत कश्मीर माना है। पाक अधिकृत कश्मीर बोलना या उसका अधिकृत तौर पर इस तरीके का बयान देना, इसके बहुत अधिक बड़े मायने निकाले जाते हैं राजनीतिक संदर्भों में। तो ये सारी चीजें कम नहीं है इस बात को आंकने में कि भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में बहुत तेजी से बदली है और हम बहुत मजबूत हुए हैं, हम बहुत शक्तिशाली हुए हैं और अपनी उपस्थिति बहुत स्ट्रांगली हम दर्ज करा रहे हैं। अभी तक हाल के कुछ वर्षों तक भारत केवल और केवल सैन्य उपकरणों का या जिसको बोलते हैं गोला बारूद या तोपखाना बंदूकें, इस तरह की चीजें सेना के यूज में आने वाली, वो या हवाई जहाज या मिसाइलें, ये बाहर से आयात करता था, यानी कि मंगाता था और बहुत अधिक विदेशी मुद्रा इसमें खर्च होती थी। अभी हाल के ही दिनों में जो सैन्य उपकरण है इनको भारत निर्यात भी करने लगा है और शायद 2022 या 23 की रिपोर्ट है 3000 करोड़ तक वह अभी पहुंचा है और आगे उसके और बहुत ज्यादा पहुंचने की आशा है। भारत से मिसाइलें और भारत के जो लाइट वेट सैन्य एयरक्राफ्ट है, वो बहुत सारे देश उसमें रुचि दिखा रहे हैं और भारत इनको बहुत व्यापक तौर पर इनको भी और आगे भी इसमें डेवलपमेंट करके और इससे हमारे विकसित देश बनने में निश्चित तौर पर हमें बहुत मदद मिलेगी। अब हम कमी कहां पर है, जो कमियां हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम अपनी कमजोरियों को नहीं समझते तो हमें जो है कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगती है। तो कमी जो हमारी है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, उसके मामले में भारत
जो है वो अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें ये पुराना है, इसमें छठी लिखा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी $2200 के आसपास है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय वो $80,000 है। यहाँ का 2200, वो 80,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है अंतर है, यानी 2000 और वो 80,000, 40 गुने का अंतर है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 5.5 गुना है, और ब्रिटेन की लगभग 33 गुना है, और अमेरिका की मैंने बताया लगभग 40 गुना है प्रति व्यक्ति आय। तो जीडीपी के मामले में तो हम निश्चित तौर पर 5वें नंबर पर हैं, बहुत सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत का जो आम नागरिक है अभी उसका उतना विकास नहीं हुआ है। उसके विकास पर, उस पर मानव संसाधन पर ध्यान देने की हर दृष्टि से बहुत आवश्यकता है। और अधिकांश भारतीय अभी भी अन्य मध्यम आय या अमीर देशों के लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी गरीब हैं। नॉर्मल सामान्य जो भारतीय नागरिक है वो काफी गरीब है अभी भी। हम इसमें क्या अपना योगदान दे सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सभी अपने अपने स्थान पर जो जो हमारे कार्य हैं उसमें अपने कार्य को परफेक्शन के साथ करते हुए जो योगदान दिया जा सकता है उस तरह से इस महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो युवा हैं उनसे अपील है कि आपको स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है इसको, या आप वेबसाइट पर mygov.in ये वेबसाइट पे जाकर के और कम से कम अपने विचार जरूर शेयर करें कि आप किस तरीके का देश देखना चाहते हैं। विचार जितने नवीन हो, विचार जितने आउट ऑफ द बॉक्स हो, उतना बेहतर है। और हमारे युवाओं की एक क्षमता है कि उनमें इनोवेशन, उनमें जो जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, विश्व में सबसे अधिक पाई जाती है। और सरकार इन विचारों पर जो सबसे अच्छे 3 आइडियाज होंगे उनमें 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का पुरस्कार भी देगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा की विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है वो किस तरह से पूरा होगा और हम सब उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, या कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो निश्चित तौर पर हम उन प्रश्नों को अभी ले सकते हैं। 5-10 मिनट का हमारे पास समय भी है। Participants are requested to write their query in the chat box so that it can be answered. In the meantime, you write, you just see the Google form also, which is also feedback, and it will be active only for the next 15 minutes. रानू कुमार, थैंक यू। रानू कुमार थम्स अप भेज रहे हैं। गौरव राणा, साहिल कुमार, आप प्रश्न भी पूछिए। शंटी सारस्वत, साहिल कुमार जी आप प्रश्न भी पूछिए अगर कोई मन में। one query: which country will be the role model for us as a developed country now? Which country will be the role model? कोई देश रोल मॉडल नहीं है। भारत जिस स्थिति में आज के 2000 वर्ष पूर्व था, हम सबके रोल मॉडल थे, और यदि हम सबके रोल मॉडल ना होते तो पूरी दुनिया से भारत में लोग पढ़ने के लिए ना आते, और न केवल पढ़ने के लिए
बल्कि यहाँ पर आकर यहाँ के यश, धन, वैभव से चमत्कृत ना होते और आकर लूटपाट ना करते। तो हमें किसी दूसरे देश को रोल मॉडल मानने की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्थिति हमारी आज 2000 साल पहले हम जहां पर थे, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया में आज की परिस्थिति की अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम बहुत आगे थे। हमें अपने स्वयं को रोल मॉडल बनाना है, किसी देश को रोल मॉडल बना करके हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हमें उनका गुरु बनना है, भारत को विश्व गुरु बनना है। तो उन सबसे ऊपर ही रहने के बारे में सोचना होगा, ना कि किसी की तरह बनना है। मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। यदि इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता तो आप फिर से भी पूछ सकते हैं। One more question. How can we beat other country with respect to GDP? नहीं, जीडीपी के संदर्भ में तो मैंने पहले भी बताया कि जीडीपी के का जो विकास है वो अब जिस तरीके से चल रहा है, तो 2000 अभी जो जीडीपी है वो करीबन 4 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी चल रही है। और ये अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम अभी जो हमारी विकास दर चल रही है, मुझे ऐसे लगता है कि 1 साल या 1.5 साल में 14 महीने के आसपास में, हर 14 महीने 15 महीने में 1 ट्रिलियन इसमें ऐड होना है। तो शुरू में थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसके बाद लगभग हर वर्ष 1 ट्रिलियन ऐड होगा। तो हमें इसमें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीडीपी किन कारकों से बढ़ती है, तो उनमें जाहिर सी बात है कि जीडीपी जिन चीजों से बढ़ती है, एक तो जो हम लोग जीडीपी है क्या, पहले से समझना पड़ेगा। जो कुल कुछ भी उत्पादित हुआ हो देश में, वो कुछ भी उत्पादित हुआ हो, वो उसका टोटल वैल्यू होती है, वो जीडीपी होता है। तो उत्पादन बढ़ाना होगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना होगा, और हर क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि ही जीडीपी की वृद्धि करती है। Sir, how will the country describe the language of my country? Your country means? Please elaborate your query. India. Let me tell you कि भाषा जो है वो बड़ी महत्व की चीज है, और इसको पहचानने में हमें बहुत वर्ष लग गए। हम जो बच्चा मातृभाषा भाषा में शुरुआत के कुछ समय को गुजारता है, तो वो सोचता है उसी भाषा में, और जब उस भाषा में सोचता है लेकिन उसको कंपल्सरीली दूसरी भाषा में शिक्षा दी जाती है, तो उसका जो परफॉर्मेंस का लेवल है, वो परफॉर्मेंस का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित अवश्य होता है। इसको भारत सरकार ने समझा, और अभी एआईसीटीई ने भारत में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम, जिनमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी पाठ्यक्रम है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके शहर मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एमबीबीएस के हिंदी में करने की व्यवस्था है, और आपकी विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय है, वह भी हिंदी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चला रहा है। अभी सारे पाठ्यक्रम नहीं चल रहे ना, वो इतनी जल्दी संभव होता है, लेकिन बहुत सारे पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। बहुत जल्दी ही आपको लगभग सारे के सारे पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में, न केवल हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं में, जिसमें कि हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया, सारी भाषाओं में करने को मिलेंगे। जी, निशु राय पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना कर्ज कम कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे वो कोई देश हो या कोई परिवार हो या कोई इंडिविजुअल हो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कर्ज कैसे कम होता है। कर्ज कम होने का एक ही रास्ता होता है, वो वही देश पर भी लागू होता है, वही परिवार पर भी और वही इंडिविजुअल पर भी, कि आपको अपने इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ेगी तो कर्ज अपने आप कम होगा, उसका कोई दूसरा जादुई रास्ता नहीं है। माफिया स्टार, पहले तो आप अपना नाम सुधार लीजिए भाई, माफिया स्टार।
आपने नाम रखा हुआ है, लेकिन आपका प्रश्न जो है वो महात्माओं की तरीके का है। तो आपने कहा कि इस देश में सारे लोग हिंदी भाषा क्यों नहीं बोलते, तो हमें ये भी समझना होगा कि हम एज ए लैंग्वेज जो है उसमें हिंदी को प्रमोट हमें करना चाहिए और हमें शिक्षा दीक्षा उसमें लेनी चाहिए, लेकिन यह भी एक मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। वो हमारी एक मजबूरी है कि अंग्रेजी भाषा भी हमें थोड़ी बहुत नहीं अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि हमें विश्व स्तर पर जो है अपने आप को नंबर 1 करना है। जी परदुम जी, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमें चूंकि विश्व स्तर पर सबसे अच्छा करना है, तो इंटरेक्शन सबसे करना होता है, इसलिए हमें अंग्रेजी भी सीखनी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार व्यवस्था कर रही है, भारतीय भाषाओं में हम अब सारी शिक्षा को देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो, चाहे वो जर्मनी हो या रशिया हो, इनमें यदि आपको पढ़ना है तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी और वहां जाकर उन्हीं भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। रशिया का तो बहुत स्पष्ट तौर पर मेरी जानकारी में है, और बाकी देशों में भी ऐसा ही है, और वहां पे वो लोग काम भी अपने देश में ही करते हैं। इवन जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब अगल बगल के देश हैं, लेकिन उसके बाद भी जर्मनी में आप अंग्रेजी बोलते पाए जाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं मानते वो लोग। आयुष जी, मैं समझता हूं अगर प्रश्न और हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज फिर इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत सारे परदुम जी स्टार नहीं, थम्स अप भेज रहे हैं। टाटा प्रिंस कुमार जी टाटा भेज रहे हैं, तो इसका मतलब चलने का समय आ गया है। So this is a new feature introduced recently in Google Meet, almost 1 or 2 अच्छा, months back. ओके So ओके they ओके। are trying this. फ्यूचर बहुत अच्छा है अंकिता, सेमीकंडक्टर की फील्ड में, मैं जैसा कि मैंने बताया, और विस्तार से अगर चर्चा करनी तो एफ ब्लॉक में तो मैं स्वयं भी बैठता हूं। अगर आप MIT के स्टूडेंट है तो मेरे पास आ सकते हैं, और अगर आप कहीं और के स्टूडेंट हैं तो अपना मेल ID इस पे डाल दीजिएगा। आपको सेमीकंडक्टर की फील्ड और खासतौर पर VLSI डिजाइन, चिप डिजाइन, इसमें भारत बहुत आगे आने वाला है, बहुत अच्छा करने वाला है। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। रूरल डेवलपमेंट, इस पे एक अलग से चर्चा किसी दिन करेंगे। अंकिता अवस्थी, आयुष जी, अंकिता अवस्थी जी का मेल ID अगर संभव हो तो नोट कर लीजिए, और या अगर उसमें, Sure. हाँ। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू हिमांशु जी, सुमन जी थैंक यू, सौरभ जी थैंक यू, डॉक्टर दीपक थैंक यू, ज्ञानेंद्र जी थैंक यू। आपको नहीं लगता है कि हमको अंग्रेजी कल्चर को इग्नोर करना चाहिए? इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए, और पूरी शक्ति के साथ जुटना चाहिए कि उस कल्चर को समाप्त किया जाए। और हमें गर्व करना चाहिए अपने जो हमारी विरासत है उस पर। और जैसे अमेरिका में, अगर आप को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गर्व करते हैं अपने झंडे पर। अगर उनका झंडा विश्व में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, अमेरिका का झंडा विश्व का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जलाता है और अमेरिका को उसका नाम पता चल जाता है, तो वो व्यक्ति पूरे जीवन अमेरिका में प्रवेश नहीं पा पाता। तो इसी तरीके से हमें अपने जो प्रतीक चिन्ह है या जो हमारी विरासत है उस पर गर्व करना है। और जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दास्ता की जितनी भी निशानियां उनको मिटाने का प्रण तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से हमें दिलाया ही है। चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी इतनी नहीं हो रही कि यहाँ पे आके ताइवान वाली सिचुएशन बन गई हो, लेकिन हाँ स्टार्ट हो चुकी है। 76,000 करोड़ एलोकेट किया गया है सेमीकंडक्टर की फील्ड को। न्यू ईयर पे से रूरल डेवलपमेंट पे एक मीटिंग होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
थैंक यू सर, बट अकॉर्डिंग टू कंट्री पॉपुलेशन, आगे निकल गया, मैं देख नहीं पाया प्रश्न। निशु वर्मा जी का प्रश्न था शायद। वेरी इंफॉर्मेटिव, इंप्रेसिव एंड इन्फॉर्म, थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू। So थैंक somebody यू। is asking that India name should be avoided and we should use Bharat from now onwards. अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन देयर इज वेरी लो जॉब अपॉर्चुनिटी, सो नहीं नहीं, ये धारणा देखिए गलत है कि हमारी पॉपुलेशन की वजह से जॉब की जो है समस्या है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मुझे लगता है कि मैं तो जितने भी एचआर वालों के संपर्क में आता हूं, या इसका उत्तर आयुष जी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी देखते हैं कि कंपनीज के पास हमेशा अच्छे लोगों की कमी है। तो इस बारे में आप निश्चिंत रहिए, यदि आप कोई भी अच्छा किसी भी क्षेत्र में अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपकी जॉब की कोई समस्या नहीं है। भारत में बहुत जॉब्स हैं, कोई दिक्कत परेशानी जॉब की है ही नहीं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं, तो वो भी जॉब्स तो दे ही रहे हैं। स्वाति कुंवर जी का प्रश्न पूरा इसमें नहीं आ पाया है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो बात कर रही हैं प्रति व्यक्ति आय की। हाँ, इसको तो हमें सबको स्वीकारना पड़ेगा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय निश्चित तौर पर अभी काफी कम है। जिन देशों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जो देश हमसे ऊपर हैं, उनमें प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है। और उसी के लिए भारत अब प्रयास कर रहा है और नए नए कदम उसमें उठाए जा रहे हैं। आयुष जी अब समाप्त करते हैं मुझे लगता है। Yes, sir, sure, sir. The time is almost up. And please, just a request again to fill the feedback form so that your certificates can be sent in the next 4 to 5 working days. थैंक यू ऑल जिन्होंने अटेंड किया, थैंक यू वेरी मच। Thank you and see you in the more lectures coming soon. Thank you. Thank you, sir, for the informative session, sir. थैंक यू Thank आयुष you. जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द टेक्निकल सपोर्ट, थैंक यू। Thank you.